हम सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टडी करने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहला हेडिंग देते हैं इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन क्योंकि इसको जानने के बाद ही इस चैप्टर को आप आसानी से स्टडी कर पाइएगा। तो कुछ टर्म जो पूरा का पूरा चैप्टर में यूज करेंगे उसके बारे में जानना जरूरी है। अब देखते हैं पहला टर्म क्या होता है। तो पहला टर्म जो हम लोग यूज करेंगे तो इसमें यूज करेंगे स्पेस लेटिस। क्या होता है बताते हैं। तो पहला टर्म जो यूज करेंगे स्पेस लेटिस, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन लेटिस, या इसको बोल सकते हैं क्रिस्टलाइन लेटिस, या इसको बोल सकते हैं 3D लेटिस, या आप इसको बोल सकते हैं 3D लेटिस। तो 3D लेटिस, अब 3D लेटिस क्यों बोलते हैं या इसको स्पेस लेटिस क्यों बोलते हैं, एक प्रकार का नाम होगा क्योंकि नाम देना जरूरी है। तो हम लोग पहले से बात कर चुके हैं कि जब भी कोई भी टर्म यूज होता है तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है। तो हम लोग कुछ पहले जो स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ चुके थे अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो भी बना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना होता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर बना होता है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और आयंस आ सकते हैं। जो आएगा तो उसको आप अरेंज कीजिएगा, रेगुलर अरेंजमेंट करिएगा, और अरेंजमेंट जब भी करिएगा 3D में करना है। और 3D में करते हैं इसीलिए उसका जो स्पेस बनेगा, एक एरिया बनेगा, उस एरिया को आप बोलिएगा 3D लेटिस, ठीक है। पूरा टर्म को स्पेस लेटिस बोल सकते हैं या उसको क्रिस्टलाइन लेटिस बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर में हम लोग जो स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन के बारे में करेंगे, एमोर्फस के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन में होता है, एमोर्फस में नहीं होता है। अब बात आया इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो डिफिनेशन जब देखिएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, द रेगुलर अरेंजमेंट, द रेगुलर अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट होगा, रेगुलर करना है, लगातार करना है, अरेंज करना है, किसी चीज को रखना है, व्यवस्थित करना है। तो द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कौन सा पार्टिकल, अभी जस्ट बताए हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होना चाहिए। कौन सा पार्टिकल्स होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट। तो उसी के बारे में देखते हैं। तो हम लोग जब भी स्पेस लेटिस पढ़ेंगे तो अरेंजमेंट करेंगे, किसका अरेंजमेंट करेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट करेंगे ऑफ किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या आप इसमें क्या ले सकते हैं, आयंस ले सकते हैं, ठीक है। तो हमको जब भी अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट हम करेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट करेंगे, किसके बारे में करना है, किसको करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन। अब बात चलती है, जब इसको अरेंज करते जाइएगा, और अरेंजमेंट जब भी करना है ऑफ किसका कर रहे हैं, क्रिस्टल, किसमें करना है, इन 3D, ठीक है, 3D में करना है, इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, स्पेस लेटिस, स्पेस लेटिस। तो आसानी से डिफिनेशन से आप समझ सकते हैं, द रेगुलर अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। क्रिस्टल जो आप बना रहे हैं, जैसे घर बना रहे हैं उसको तो घर बोलते ही हैं, घर में किसका अरेंजमेंट करते हैं, ईंट का अरेंजमेंट करते हैं,
हर एक ईंट का अरेंजमेंट करिएगा तभी आपका घर बनेगा, उसको घर बोलते हैं। यहाँ जो आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज किए हैं उसका जो नाम यूज करिएगा उसको स्पेस लेटिस बोलिएगा, या तो क्रिस्टलाइन लेटिस बोलिएगा, या तो 3D लेटिस बोलिएगा। ठीक है। अब बात आया, जब आप स्पेस लेटिस बना लीजिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा। जैसे आप घर बनाते हो तो घर जब आप बना लेते हैं तो उसमें ईंट को जोड़ते हैं, तो ईंट जहाँ जहाँ ईंट आपका व्यवस्थित है वो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को बोलिएगा लेटिस पॉइंट। तो अगला टर्म जो हम यूज करने जा रहे हैं, दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ से लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट। तो लेटिस पॉइंट के बारे में आप देखते हैं। तो लेटिस पॉइंट क्या होगा, एक प्रकार का पॉइंट होगा जहां पर आप किसको रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। जिस जिस जगह पे आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयन्स हो सकते हैं, उसको जो आप व्यवस्थित ढंग से रखिएगा तो उस पॉइंट को बोलिएगा लेटिस पॉइंट। तो लेटिस पॉइंट कहाँ पाएगा, स्पेस लेटिस में। तो स्पेस लेटिस जब भी बनाइएगा उसमें एक पॉइंट आ जाएंगे, बना होगा, पॉइंट आता है, और पॉइंट आने के बाद उसमें देखिएगा क्या देखना है, जब भी आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि हर एक जगह कुछ ना कुछ पॉइंट है। किसके लिए पॉइंट है, एटम्स के लिए है, मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए है। उस पॉइंट का टर्म यूज करना है लेटिस पॉइंट। अब लेटिस पॉइंट देखते हैं, द पॉइंट एट विच, ठीक है, ऐसा पॉइंट जिस पर क्या प्रेजेंट, एट विच constituent particles present in crystal is called, क्या बोलिएगा इसको, लेटिस पॉइंट। तो लेटिस पॉइंट कुछ नहीं होता है, तो एक पॉइंट होता है जहां पर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो उसी अरेंजमेंट में आपको एक पॉइंट मिलेगा, पूरा का पूरा अरेंजमेंट को आप बोलिएगा स्पेस लेटिस। जहां जहां पॉइंट नजर आएंगे, किसके लिए, एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए, उसी पॉइंट को बोलिएगा लेटिस पॉइंट। अब बात आया, जब लेटिस पॉइंट आ गया, क्रिस्टल जब भी आप बनाए हैं तो क्रिस्टल जो आप बना दिए हैं जिसका नाम है स्पेस लेटिस, तो स्पेस लेटिस और लेटिस पॉइंट दोनों तो कंबाइंड है, क्योंकि लेटिस पॉइंट उसी में पड़ता है। अब बात आया, इसका स्टडी कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो अरेंजमेंट किए हुए हैं रेगुलर अरेंजमेंट, और इतना ज़्यादा आप अरेंज कर चुके हैं कि जब स्टडी करने जाइएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो हमेशा देखे होंगे कहीं भी कुछ भी करते हैं तो एक सैंपल का स्टडी किया जाता है, उस सैंपल का जो नेचर होता है पूरा, हम लोग मान के चलते हैं कि जितना भी अब सैंपल बचा हुआ है उसका भी वही नेचर होगा। तो दोनों का नेचर, अगर पूरा का पूरा नेचर आप एक साथ स्टडी करने लगिएगा तो स्टडी कर नहीं पाइएगा, इसलिए छोटा सा टुकड़ा वहाँ से कट करना है, स्मॉलेस्ट पार्ट। अब यहाँ से एक नया टर्म यूज होगा यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल यहीं से आया होगा। जब लार्ज अरेंजमेंट आप कर चुके होंगे तो उसे एक छोटा सा टुकड़ा कट करना है, उसी को क्या बोलिएगा, यूनिट सेल। तो अब देखना क्या है, तो एक नया टर्म आएगा, तीसरा पॉइंट यूनिट सेल। ठीक है, तो यूनिट सेल किसको बोलिएगा, एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट। किससे कट करना है, स्पेस लेटिस से आपको कट करना है। स्पेस लेटिस से जब आप कट करिएगा एक छोटा सा टुकड़ा आपको प्राप्त होगा, उसी टुकड़ा का नाम होगा कौन सा, क्या नाम होगा, यूनिट सेल। तो हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल बार बार चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि पूरा का पूरा टर्म क्रिस्टल के लिए यूज हो रहा है। तो क्रिस्टल, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल। लेकिन एक देखते होंगे, पूरा का पूरा घर, जैसे आप घर बनाते हैं, डिस्क ले सकते हैं, ईंट है,
एक ईंट को खींच लीजिए तो सारा ईंट का नेचर आपको पता चल जाएगा। तो ज्योमेट्री को बता सकता है। तो आप घर का अगर ज्योमेट्री पता करना है तो हर एक पॉइंट का ज्योमेट्री पता करना है तो एक ईंट को खींचिए, उसका जो ज्योमेट्री होगा वही ज्योमेट्री पूरा का पूरा घर में लगा हुआ ईंट का होना चाहिए, और होता ही है। उसी तरह हम लोग जो इसमें से कट किए हैं, छोटा सा टुकड़ा कट किए हैं, कहाँ से कट किए हैं? क्रिस्टल से। ठीक है, अब क्रिस्टल से जब कट किए होंगे तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल विच रिप्रेजेंट ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री को बताएंगे। जो स्मॉलेस्ट पार्ट आपने कट किया है क्रिस्टल से, वह रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? यूनिट्स। तो एक छोटा सा टुकड़ा है, वही टुकड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेशलिटीज को। इसका मतलब है एक ईंट का जो रिप्रेजेंटेशन है पूरा घर का रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब करना क्यों पड़ा? स्टडी। अब बोलिएगा सर स्पेशलिटीज भी आप लिखा चुके हैं, लेटिस पॉइंट भी लिखा चुके हैं, और एक यूनिट सेल भी लिखा चुके हैं। अब बात आया, जब भी हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर स्टडी करिएगा, जब भी पूरा चैप्टर स्टडी करेंगे तो हम लोग हमेशा यूनिट सेल के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसका जो नेचर होगा वही आपका किसका नेचर होगा? स्पेशलिटीज का नेचर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब यूनिट सेल आपने कट किया, तो यूनिट सेल तो कट कर लिया, तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पार्ट है, छोटा सा टुकड़ा है, उस टुकड़ा के बारे में आपने स्टडी करना, आपको स्टडी करना हमेशा, जब भी स्टडी करेंगे यूनिट सेल। अब बात आया, यूनिट सेल जब आपने कट किया तो उसका क्या अगला जो टर्म आएगा चौथा, तो यूनिट सेल का आपको निकालना पड़ सकता है पैकिंग इफिशियंसी। क्या निकालना पड़ सकता है? पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी, इसको पी शॉर्ट में लिख सकते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। तो अब बोलिएगा कि पैकिंग इफिशियंसी जब भी आप लोग निकालेंगे, किसका निकालेंगे? ये भी जरूरी देखते हैं। तो स्पेस लेटिस का तो निकाल नहीं सकते हैं पूरा का पूरा, लेटिस पॉइंट तो उसी में पाया जाता है। यूनिट सेल का निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पार्ट आपने कट किया है, उस कट जो किया हुआ पार्ट है उस पर आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है। तो उस यूनिट सेल का आप क्या निकाल सकते हैं? पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी एक्चुअली होता क्या है। जब आप देखते होंगे फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, एग्जाम जब भी देते हैं फिजिक्स में, अगर 75% मार्क्स लाए हैं फ्रैक्शन ही निकाला जाता है, फ्रैक्शन ही आपका इफिशियंसी है। कैसे देखते हैं? मान लीजिए आप 25 मार्क्स लाए हैं 50 में, तो क्या लिखते हैं? 25/50 इंटू 100 करते हैं, तो आपका कितना परसेंट आ गया? जो भी परसेंटेज आएगा आपका आ जाएगा। अब बात आया, यहाँ से जब हम देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी के बारे में, जब हम लोग स्टडी करेंगे तो पैकिंग इफिशियंसी होता क्या? निकालना किसका? यूनिट सेल का निकालना। कैसे निकालना देखते हैं। ये भी एक प्रकार का रेशियो होगा। तो रेशियो जो होगा, द रेशियो, तो निकालना, रेशियो निकालेंगे, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, रेशियो निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, छोटा वाले पार्ट को हमेशा ऊपर लिखना है, एंड ठीक है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसी रेशियो को आप बोलिएगा पैकिंग इफिशियंसी। देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी का अगर आपको फार्मूला बनाना है तो क्या लिखिएगा? वॉल्यूम ऑफ किसका? एटम्स का, पर यूनिट सेल।
बाय करना होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब बात आया कि यहाँ जो हम लोग डिफिनेशन लिखे हैं उसी से फार्मूला जनरेट किया। जो फार्मूला आप जनरेट किए हैं तो इस फार्मूला में जो डिफिनेशन में लिखा गया वही इसमें भी लिखे हुए हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब बात आया एटम्स का चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको एटम्स पता है? आप जो स्मॉलेस्ट पार्ट कट कर रहे हैं उसमें आपको कुछ भी पता नहीं है, स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा उसमें एटम्स कितने हैं, 4 है, 5 है। आप जब तक एग्जाम दीजिएगा नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि फिजिक्स में आपने कितना मार्क्स लाया है, केमिस्ट्री में कितना लाए हुए हैं, मैथ्स में कितना लाए हुए हैं। एग्जाम देते हैं इसका मतलब स्टडी करते हैं तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिलता है। तो मान लेते हैं एन। और अब बात आया वॉल्यूम पर यूनिट से, तो एटम्स यहाँ स्फीयर लेके चलना है। क्या लेके चलना है? स्फीयर लेके चलना है। तो हमेशा याद रखना है यहाँ पर जो आपका एटम्स होगा स्फीयर है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का ये जो एटम्स है आपका, जो भी आप एटम्स लिखिएगा, मान लीजिए आपका एटम, ठीक है, ये जो एटम है आपका एक्चुअली क्या होगा, स्फीयर। ठीक है, स्फीयर। अब जानते हैं स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर। ठीक है, ये जानकारी तो हो सकता है। आर क्या है? आर इक्वल टू होगा रेडियस, त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, पहले इसको आप लोग बोर्ड से उतार लीजिए और जहां भी दिक्कत हो तो आप आसानी से फिर से पूछ सकते हैं। तो बाद बाकी जब भी हम लोग चर्चा करेंगे, इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, तो बहुत सारा टर्म यूज होगा। एक होगा स्पेस लेटिस, एक होगा लेटिस पॉइंट, एक होगा यूनिट सेल और एक होगा पैकिंग इफिशियंसी। इफिशियंसी क्षमता बताएगा, किसका क्षमता बताएगा? यूनिट सेल का क्षमता बताएगा। यहाँ तक स्टडी किए हैं, अब आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ तक लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, लिख लिए। अब चलते हैं आगे। अभी जो हम लिखाए थे यूनिट सेल का जो पैकिंग इफिशियंसी निकाल रहे थे, इसमें आपको पता चला होगा कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। फार्मूला पता था वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो लेकिन वॉल्यूम जब भी लेना, एटम्स लेना, एटम्स को क्या मान के चलना, स्फीयर मान के चलना। स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब चलते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पीई का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे, तो यहां मान लेते हैं एन है, एन इंटू 4/3 पाई आर क्यू। एन क्यों लिया? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स आपको पता नहीं है। तो यहां से नीचे लिख लीजिए, भी कर लीजिए और इंटू 100 कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में आ जाएगा। अब बात है, या जो भी करना है, अगर इसको मान लीजिए आपको नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे। तो अब करना क्या है कि जब भी निकाला, यहाँ एन जो आपका निकला है, एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जो आपको जानकारी नहीं था, आगे जब स्टडी करिएगा, जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करिएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको एन का वैल्यू कैसे निकालना है। अब देखते हैं आगे, भी क्या है,
भी जो है आपका वॉल्यूम ऑफ कौन सा सेल का है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अभी जो आपने देखा, जो पैकिंग इफिशिएंसी पढ़ रहे थे, उसी का आगे का फॉर्मूला है, उसी से निकाल रहे हैं। अब बात आया वॉल्यूम ऑफ यूनिट से, सारा कुछ निकल चुका। आर इज द रेडियस, पाई का वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे। अगर आपसे पैकिंग फ्रिक्शन निकल जाए, तो अगर आपसे पूछे इन परसेंटेज, अगर आपको कभी पूछ दे इन परसेंटेज, परसेंटेज में आपको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा, तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा। आगे अब देखिएगा, यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट में अगर पूछ दे एम्प्टी स्पेस, क्या पूछे, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन यूनिट सी। अब बात आया, अगर एम्प्टी स्पेस पूछ दिया, खाली जगह, तो इफिशियंसी बता रहा आप कितना भरे हुए हैं, और एम्प्टी स्पेस बता हुआ है आप कितना खाली है। ठीक है, घर है, घर आपका पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, जितना भरा हुआ है वो आपका एफिशिएंसी हो गया, जितना खाली है आपका कौन सा स्पेस हो गया, एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कर देंगे 100 माइनस पीई इन, किसमें लिखना है, परसेंटेज। ठीक है, इस तरह करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। एम्प्टी स्पेस भी आप आसानी से निकाल सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जब आगे स्टडी करिएगा इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यूनिट सेल के बारे में जान गए, पैकिंग इफिशियंसी के बारे में भी जान गए। अब एक नया टर्म आएगा, क्या टर्म आएगा, अब थोड़ा सा देखिएगा जानकारी यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। जब आप पैकिंग इफिशियंसी निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा नोट में हम लोग करते हैं। कभी कभी आपको दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगा, एग्जाम में फंसा देता है। अगर स्क्वायर को, अगर कोई मान लीजिए 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है आपका इसमें है 2D में है। अब 2D में है तो इस पे भी क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। तो इसमें जब 2D में कोई चीज हो, तो हमेशा इसमें यूज करना है सर्कल। क्या यूज करना है, यूज हमेशा आपको करना पड़ेगा सर्कल। यहाँ स्फीयर यूज नहीं हो सकता है, 2D में कभी भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी स्फीयर को, इसलिए यहाँ पर हमेशा जब भी यूज करना है एक सर्कल यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर किस में है, 2D में। अब बात आए, अब देखते हैं स्ट्रक्चर अगर 2D में है तो एक सर्कल लिए हुए, तो इसका पैकिंग इफिशियंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं 2D में अगर है तो पैकिंग इफिशियंसी आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं सर्कल का एरिया होता है, तो भागा जब भी देना है वॉल्यूम में वॉल्यूम से भागा दिए, यहाँ जब भी यूज करिएगा तो क्या यूज करिएगा, एरिया, एरिया ही यूज करना होगा। अब बात आया, यहां से हम लोग देखते हैं ए यूज करेंगे एरिया, 2D स्ट्रक्चर, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा है 2D स्ट्रक्चर। दूसरा सर्कल यूज करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल देखना होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला निकाल लेते हैं, एन का वैल्यू तो आपको देखना होगा, तो इसका भी पैकिंग इफिशियंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं, बस एन इंटू करना। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल बताएगा एन, और आपका आगे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा ए। ठीक है, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात आया कि यहाँ एन क्या है, एन नंबर ऑफ, यहां से जब भी हम लोग करेंगे एन भी हो जाएगा नंबर ऑफ सर्कल, ये भी वही होगा पर यूनिट से। क्यों, क्योंकि ये भी एक छोटा सा टुकड़ा है,
जब भी हम लोग सोचेंगे 2D में है, ये भी एक प्रकार का क्या है, यूनिट सेल है। यहाँ भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ये भी आपका क्या है, यूनिट सेल है। यूनिट सेल 2D में भी हो सकता है, लेकिन 2D में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आता नहीं है जनरली, कभी कभी पूछा जा सकता है, एग्जाम कोई कंपटीशन का दीजिएगा तो उसमें पूछा जा सकता है। जब उसमें पूछे तो आप इसी चीज को यूज करिएगा, नॉमिकल आगे करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में जान चुके हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा। अब चलते हैं अगला टर्म जो आएगा। तो आप क्या पढ़ लिए, स्पेस लेटिस पढ़ चुके हैं, लेटिस पॉइंट पढ़ चुके हैं, यूनिट सेल पढ़ चुके हैं, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ चुके हैं। तो पांचवा पॉइंट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा नंबर, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो आप लोग पढ़िएगा, इसको CN भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे आपका घर है, घर के चारों साइड आप कितने पड़ोसी से जुड़े हुए अटैच्ड हैं, उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। यह एटम है तो एटम, हर एक एटम से जुड़ा हुआ होगा। जितना ज्यादा एटम से जुड़े होंगे, 5 एटम से अगर जुड़े हुए हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अगर आपका पड़ोसी में 5 आदमी है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 5। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा आपका मजबूती उतना ही ज्यादा होगा। देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, द नंबर ऑफ, ठीक है, तो नंबर, द नंबर ऑफ स्फीयर। स्फीयर हम लोग जब भी चर्चा करते हैं किसका चर्चा करते हैं, स्फीयर का चर्चा करते हैं, इसीलिए द नंबर ऑफ स्फीयर the number of spheres are touching to particular sphere, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपने देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं होता है, बहुत सारा स्फीयर, कितने स्फीयर को, एक पर्टिकुलर चीज को कितना बार टच कर रहा है, कितना आदमी उसको टच कर रहा है, जैसे हमको कितना आदमी टच कर रहा है, वही मेरा क्या हो गया, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर। पर्टिकुलर आदमी, हम पर्टिकुलर है, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। तो द नंबर ऑफ स्फीयर्स आर टचिंग टू पर्टिकुलर स्फीयर, द नंबर ऑफ स्फीयर। अब बात आया स्फीयर, तो क्या हो जाएगा, इन क्रिस्टल। इसमें क्रिस्टल इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कभी कोई पूछ दे तो एक प्रकार का नंबर है, और ये क्या बतलाएगा कि हमारे अराउंड कितने आदमी प्रेजेंट है, तो एक स्फीयर के अराउंड कितने स्फीयर प्रेजेंट है, उसी नंबर को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखते हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्फीयर को अगर आप देखिएगा, तो यहां पर अगर आपको CN पूछा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए, तो कितना बताइएगा, 2। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको पर्टिकुलर स्फीयर मान लीजिए, कौन सा स्फीयर है, पर्टिकुलर स्फीयर, तो कितना आदमी इसको टच कर रहा है, 2, एक यहाँ और एक, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह आगे जब पढ़िएगा तो बहुत सारा इसका टचिंग स्फीयर हो सकता है। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, मान लीजिए देखिएगा फिगर को, तो पर्टिकुलर स्फीयर जिसको मानिएगा, तो मान लेते हैं इसको पर्टिकुलर स्फीयर मानिए, व्यक्तिगत। तो अगर आप इसको पर्टिकुलर स्फीयर माने हुए हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, कितना आएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पैकिंग इफिशियंसी के बारे में पढ़ा, 2D स्ट्रक्चर हो तो सर्कल को एडजस्ट किया जा सकता है, 3D स्ट्रक्चर हो
तो किसको, स्फीयर को एडजस्ट कर सकते हैं। और समस्या यही है कि पूरा का पूरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, 3D के बारे में करेंगे, ठीक है। 2D के बारे में कभी क्वेश्चन किया जाएगा तो आसानी से फार्मूला लगा सकते हैं, और उससे आप एम्प्टी स्पेस भी आसानी से निकाल सकते हैं। और बाद बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक प्रकार का टचिंग होता है। टच, आपको कितना आदमी टच कर रहा है उसी को आप बोलिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।